हेलो बच्चों। तो आज का केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लिए कोई केमिकल ए रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट कर रहा है केमिकल बी से और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है सी और डी। ये जो स्मॉल ए है वो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऑफ ए, एंड डी जो है वो कोफिशिएंट है डी का, एंड सी कोफिशिएंट है प्रोडक्ट सी का और डी कोफिशिएंट है प्रोडक्ट डी का। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर भी हम लोगों ने लिखना सीखा था, और उसको हम लोग एक बार फिर दोबारा लिख लेंगे ताकि इससे आगे प्रोसीड करेंगे तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर R इक्वल्स टू, क्योंकि रिएक्टेंट को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। तो जब भी फाइनल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कम ही होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से, और इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा। तो इस जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, वो नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन टर्म ऑफ ए, and in term of B minus 1/B change in concentration of B upon change in time T। ठीक है, इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट के केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C। फर्स्ट वी विल टेक 1/C। यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव नहीं लिया है क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करेगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी पॉजिटिव में आएगा। तो हमें लेने की जरूरत नहीं है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कर देंगे, इक्वल्स टू, अगर हम लोग डी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 1/D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, ये हो गया। नाउ ये तो रेट ऑफ रिएक्शन था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ही बात करें रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम लोग एक थ्योरी यूज करते हैं, वो है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ यानी एक लॉ यूज करते हैं रेट लॉ, और वो रेट लॉ ये डिस्क्राइब करता है। रेट लॉ का मतलब हो गया, रेट लॉ इज अ एक्सप्रेशन इन व्हिच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। Now यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन दैट रिएक्शन, and they are raised to they have a term raised to power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का स्मॉल ए है एंड बी का स्मॉल बी है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैं जो भी पावर लगाऊं, ए के ऊपर जो भी पावर लगाऊं, ठीक है, स्मॉल ए मान लेते हैं, वो इक्वल हो सकता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्शन, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं? बी के साथ भी सेम केस है कि मतलब पावर जो होगा ना, उसको भी हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इक्वल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं? वो ये जो दो टर्म है पावर है, ये डिराइव होते हैं एक्सपेरिमेंटली, और इसको हम थ्योरेटिकली डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शन को हटा के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो हो जाता है R इज इक्वल्स टू के। स्मॉल के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट।
ठीक, बाकी चीज आप ऐसे लिख देंगे a टू द पावर a एंड b टू द पावर स्मॉल b। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ k इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? रेट कांस्टेंट एक तरह से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो एक रिलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं K इज इक्वल्स टू R अपॉन A P टू द पावर स्मॉल p। ठीक है, और जब a और a की वैल्यू 0 होगी, इफ value of a is equals to 0 and p is equals to 0, then k is equals to r upon a to the power 0 and b to the power 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और हम ऐसे लिख सकते हैं k is equals to r, क्योंकि ये इनकी पावर 0 है तो इनका वैल्यू 1 आ जाएगा, इस b की पावर में 0 है तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। एक रिलेशन है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो रिलेशन एक रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक, और रेट लॉ क्या है, कैसे गवर्न करता है? रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which terms is raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of reacting species, that is A और B। ठीक है, उसका जो भी कोफिशिएंट होगा रिएक्शन के अंदर उसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम थ्योरेटिकली रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, या मतलब उसका पावर नहीं बता सकते कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, हम बता नहीं पाएंगे कि उसका पावर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा या बी होगा। ठीक है, इन्हीं पावर को अगर हम सम कर देते हैं तब आता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन का आपको ऑर्डर निकालना है तो उसके रेट लॉ से, ठीक है, जो भी पावर आ रहा है, जो भी टर्म, जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका जो पावर आ रहा है उसको सम कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, के कंसंट्रेशन ए एंड कंसंट्रेशन बी, इसका जो पावर होगा वो हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी मान के चलिए। ठीक है, now what is the order of the reaction? Order of a reaction is the sum of these power which is raised to the concentration term in a rate law। ठीक है, तो ये हो जाएगा a plus b is equals to order of a reaction। एक बात और ये है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट वो जीरो से हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, order of a reaction can be 0, 1, 2, 3, so on, and or it may be in fraction, may be in fraction। ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जितना जो ऑर्डर होगा उसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जीरो होगा तो हम कह देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हम वन होगा तो हम कह देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टू होगा तो हम कह देंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड होगा तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। नाउ
इन सभी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। उसके साथ ही हम एक और चीज स्टडी करेंगे, वो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो वो भी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। पहले स्टडी कर लेंगे हम ये 0, फर्स्ट एंड 2। थर्ड को हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो बोर्ड का पार्ट नहीं है, बट इसके बारे में भी हम थोड़ा बेसिक चीज जान लेंगे, जैसे कि इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है, और इसमें किस तरीके का इक्वेशन बन सकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन से। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में पॉसिबिलिटी कई तरीके की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी होगा तो यहाँ सी बन सकता है, या फिर ए भी क्या बन सकता है, कभी कभी ऐसे सी बन जाएगा, है ना, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर लेकिन इस केस में जब हम लोग बात करें फर्स्ट जो रिएक्शन है उस टाइप में क्या होगा, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, रेट लॉ की के हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर होगी 0 एंड कंसंट्रेशन बी की जो पावर होगी वो भी 0 होगी। ठीक है, तो ये 0 0 कंबाइन होके 0 ऑर्डर रिएक्शन बनेगा। अगर ऐसा करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे कुछ और लगा दो, बी लगा दो, ठीक है, तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो इस केस में भी हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएंगे तो के ए पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके के रिएक्शन आएंगे, ऐसे रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म रेज हुआ है 0, इसका मतलब ये हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, सीधा रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन से, और रेट ऑफ कांस्टेंट एक इक्वल है, यानी कंसंट्रेशन आप कितना भी रख दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप आपने सिचुएशन अज्यूम करिए कि मेरे पास ये प्लैटिनम की रॉड है, ठीक है, इस प्लैटिनम के ऊपर मैं डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया करवा रहा हूं, यानी NH3 को डीकम्पोज करवा रहा हूं, तो NH3 आके यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, ये NH3 सब जाके इस जगह पे चिपक गया, NH3, ठीक है। नाउ रिएक्शन ये कहती है कि ये जो NH3 है वो डिकम्पोज हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम और फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। अब इसमें देखो प्लैटिनम की सरफेस कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को होल्ड कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, अब इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप 200 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है, 200 NH3 के मॉलिक्यूल ले लीजिए या 2000 ले लीजिए, ठीक है, रिएक्शन उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि जो सरफेस है, इस प्लैटिनम का सरफेस है, उस पर सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल एट अ टाइम आ सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन भी सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल का होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है, ये सब पीछे लाइन लगा लेंगे बाद में कि हम जब इनका नंबर आएगा तब डिकम्पोजिशन होंगे, लेकिन एक बारी में सिर्फ 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, और भी रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल HI को डिकम्पोज करवाएंगे हम लोग AU यानी गोल्ड के ऊपर रखकर, ठीक है, तो ये H2 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। नाउ जब आप इसकी रेट लॉ वाली इक्वेशन लिखने जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू के HI, जो कि हमारा रिएक्टेंट है, डिकम्पोज हो रहा है बट इसका पावर 0 आएगा, और कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ठीक, और ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए रेट लॉ के डेफिनेशन में भी आपसे कहा गया था कि जो
कंसंट्रेशन की पावर होगी वो हो सकता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी रेट लॉ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम अगर बात करें कि यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यूनिट ऑफ एक चीज छूट गई यहाँ पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नाउ रेट कांस्टेंट क्या है, R इज इक्वल्स टू के हमारा रेट कांस्टेंट है और ए पे पावर हो जाएगी 0। ठीक है, नाउ हम ये कह सकते हैं R इज इक्वल्स टू के। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन, कैसे हो सकता है, R इक्वल्स टू, ठीक है, R इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम। यही है, अगर अगर रिएक्टेंट हुआ तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, और कोफिशिएंट 1 मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग अभी यूनिट के देख रहे हैं। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, एंड अपॉन सेकेंड, जो टाइम होगा वो तो आप सेकंड में ले सकते हैं या मिनट में ले सकते हैं, तो फिलहाल हम लोग सेकंड में ही ले रहे हैं। ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं के की यूनिट, यूनिट ऑफ के इज यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ आर, और आर की यूनिट क्या है, मोल। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगी, ये हो गई इसकी यूनिट। नाउ आई होप समझ में आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको समझ में आ गई होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन है वो भी क्या है, यानी रेट कांस्टेंट भी किसके इक्वल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग करने जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से स्टडी करेंगे अंडर द रेट लॉ। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी देख लें। अब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन को जनरली ट्रीट करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे कि फॉर एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके एग्जांपल क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, H2O2 रिएक्ट कर जाएगा H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इस तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इन फर्स्ट ऑर्डर, तो सिंपली पावर का अंतर होता है यहाँ पे,
ठीक है। तो पहले में हम लोग जीरो ऑर्डर का जब रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पे पावर क्या था, जीरो आ रहा था, यानी इस जगह पे आप देख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का पावर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। सेम अमोनिया के डिकम्पोजिशन में भी अमोनिया का जो पावर आएगा वो भी क्या है, जीरो आएगा, ठीक है, इन जीरो ऑर्डर। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ये चीज बदल जाती है, यहाँ पे वन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ H2O2 में यहाँ पे कोफिशिएंट इसका वन है और इधर का भी कोफिशिएंट वन है, तो मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन में ना लिखे तो फिर वहां पे टू आ जाएगा, तो मैच नहीं करेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट को देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक सिंपल एग्जांपल लिख देते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, ये भी रिएक्शन क्या है, C2H4 2 and C2H6। इस रिएक्शन के अंदर भी हमें साफ दिख रहा है कि ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K और C2H4 ठीक एंड 1, ठीक है। इस जगह पे कोफिशिएंट के बराबर है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, 1 बराबर है, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोजन को भी आपके हिसाब से समाप्त, एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में आपको कि हाइड्रोजन को भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया रेट ऑफ रिएक्शन में। नहीं, हाइड्रोजन भी यहाँ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व तो होता, बट हाइड्रोजन क्योंकि एक्सेस में अमाउंट में है, गैसेस अमाउंट में है, ठीक है, तो इसको हम लोग यूनिटी ही लेके चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज, ये जो पूरा फैक्टर है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्यूडो ऑर्डर में करेंगे डिस्कस, ठीक है। क्या होता है वहां आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा, ठीक। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ताकि स्यूडो ऑर्डर के बारे में आप एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, unit of rate constant in first order reaction, first order reaction कैसे हो जाएगा। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था, R इक्वल्स टू K, ब्रैकेट में हो जाएगा जो भी रिएक्टेंट है उसका पावर 1, ठीक है। यहाँ तो कंसंट्रेशन का 1, तो हम कह सकते हैं K इज इक्वल्स टू R अपॉन A का 1, ठीक है। तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ यूनिट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K, K इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा एंड ये मोल इससे कट जाएगा, लीटर और लीटर कट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, K इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ K इज इक्वल्स टू पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, पर सेकेंड बच जाएगा। तो पर सेकेंड होती है यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। नाउ इस यूनिट से हम बता सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है वो उसका पर सेकेंड यूनिट है, ठीक है। नाउ हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम लोग उन रेट ऑफ उन रिएक्शन को स्टडी करेंगे जिनके अंदर कंसंट्रेशन का पावर 2 हो जाता है, या जो सम है उसके पावर का वो 2 आता है। तो एक एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे जिसमें सम जो है वो 2 आ जाए, और एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें अकेले का ही 2 पावर है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको हम ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास बनेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, उससे एक आपका आइडिया हो जाएगा कि ये 4 हो जाएगा, अगर आप इसको कर देंगे 6, यहाँ हो जाएगा 4। अच्छा बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के, यानी रेट कांस्टेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 1 एंड O3 इसके कंसंट्रेशन पे पावर 1। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट भी क्या है 1 1 है, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है उसके टर्म कंसंट्रेशन टर्म के पावर से। ठीक, तो जब हम 1 और 1 को प्लस करते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का पावर है ये वाला, ठीक है, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए HI का। ठीक है, ये हो जाएगा H2 प्लस I2, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे तो हो जाएगा KHI, और इस पे हो जाएगा 2। यहाँ पे अकेला ही इसका ऑर्डर जो है, अकेले इसका टर्म का जो पावर है वो 2 है, तो हम इसको ऐड करने की क्या जरूरत है, ये सीधे इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो इन ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट को भी देख लेते हैं, हम स्टडी कर लेंगे। यानी क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया है। नाउ और उस एग्जांपल से हमें रेट लॉ का इक्वेशन भी मिल गया था, तो हम सेकंड वाले को यूज करते हैं क्योंकि उससे आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, कंसंट्रेशन यहाँ हो जाएगा K इज इक्वल्स टू R अपॉन HI का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट की, तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि मोल स्क्वायर हो जाएगा और ये पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे मल्टीप्लाई, तो आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू, या कम्स आउट टू बी पर मोल, क्योंकि एक मोल ऊपर है और एक मोल यहाँ नीचे है, तो ये मोल कैंसिल आउट हो जाएगा इसके पावर से, यहाँ सिर्फ एक ही बचेगा। सेम ऐसा ही 1 लीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और पर सेकंड तो वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। नाउ इसके बाद हम लोग थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन देख लें। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, NO को मैं O2 से रिएक्ट करा दूं, ये बन जाता है NO2। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 2, एक टोटल 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कर। ठीक, इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन में रेट लॉ कैसे लिखेंगे, और इक्वल्स टू NO और इसका पावर होता है स्क्वायर, ठीक है, ऑक्सीजन जिसका पावर होता है 1, यहाँ पर ये है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो वो आएगा K इज इक्वल्स टू R अपॉन NO का स्क्वायर एंड O2 का पावर 1। ठीक है, तो आप कैसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बन जाएगी, हमें जैसे पता है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, लीटर पर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मोल इनटू लीटर पर लीटर। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिख दिया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का लिख दिया। नाउ हम देख सकते हैं कि ये मोल इस मोल से कट जाएगा, ये पर लीटर यहाँ कट जाएगा, बाकी सब चीजें वैसी वैसी रहेंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर मोल का स्क्वायर लीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी के की इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एक यहाँ पे गड़बड़ है, ये प्लस होगा। ठीक है, बाकी सब चीजें सही है, क्योंकि यहाँ से पावर ये ऊपर जाएगा, तो ये +1 होगा। एंड इस तरीके से तीनों ऑर्डर हम लोगों ने रिएक्शंस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में स्टडी करेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी और इंटीग्रेटेड फॉर्म भी स्टडी कर लेंगे। आई होप अगर ये ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ है तो हम आज ही रेट ऑफ रिएक्शन में स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन कर सकते हैं, बट हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस